हम पढ़ रहे हैं बुक दैट लिटिल वॉइस इन योर हेड बाय मो गुडार्ड। आपने मेरे साथ इंट्रोडक्शन प्लस फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर पढ़ा, जिसमें मो गुडार्ड ने बताया है कि कैसे हमारा माइंड वर्क करता है, कैसे हम जो बिलीफ है उनके चक्कर में पड़कर जो हमारी हैप्पीनेस है उसको भूल जाते हैं और अनहैप्पीनेस की तरफ चल पड़ते हैं। उन्होंने काफी सारे एग्जाम्पल से बताया कि कैसे हमें अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहिए, कैसे हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और बहुत ही अच्छी तरह से वो हमें समझा रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले जाकर और चैप्टर्स भी पढ़ें, जिससे आपको समझ में आएगा कि नो गोडार्ड क्या कहना चाहते हैं। और अगर पढ़ाने का तरीका समझ में आता है या आपको मैं समझ में आती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई और बुक पढ़नी है तो उसके बारे में भी बताइए। और अगर आपको मेरे ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 पर। प्रैक्टिस मेक मिजरेबल। हमने अभी देखिए इनपुट पढ़ लिए, डिफेंसेस पढ़ लिए, अब हम प्रैक्टिस मेक मिजरेबल यहाँ पर है कि प्रैक्टिस से होता क्या है। सभी लोग हर चीज की कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हम बचपन से करते आए हैं, जब हमने पढ़ाई की तब हमने प्रैक्टिस की। बिना प्रैक्टिस के क्या आप सोच सकते हैं कि हम कुछ लर्न कर सकते हैं? वही ये बताने वाले हैं वो बुरा। वो बोल रहे हैं कि आपको पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने बताया होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो क्या ये सही है? तो वो बोलते हैं कि कहीं हद तक तो सही है, लेकिन कभी कभी ये गलत भी हो जाता है, क्योंकि क्या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमें नहीं समझ में आता। कई बार हम कुछ ऐसी चीजें प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतनी खराब चीजें, कंफ्यूज चीजें या इतनी वायलेंट चीजें हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं, है ना। और उस प्रैक्टिस हमें दुखी के साथ बहुत परेशान कर देती है और हमारी जो लाइफ है उसे मिजरेबल कर देती है, क्योंकि हमने कुछ ऐसी चीजें याद कर ली जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो प्रैक्टिस दोनों वे में काम करती है कि अच्छी चीजें भी हम याद कर सकते हैं और खराब चीजें भी कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम एक्चुअल में क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं अपनी लाइफ से। अब उसको आगे बताते हैं वो कि एक पुरानी स्टोरी है जो कि आप लोगों ने सबने सुनी होगी, कि एक ग्रैंडफादर से, एक दादाजी से, उनका जो होता है, उनका जो ग्रैंडसन है, वो पूछता है कि जो लोग होते हैं क्या उनका अच्छा नेचर होता है? आर पीपल गुड बाय नेचर? तो वो बोलते हैं कि, दादाजी कहते हैं कि हमारे अंदर दो आवाजें होती हैं, दो प्रकार के वुल्फ होते हैं, दो प्रकार के वुल्फ अंदर से आवाज दे रहे होते हैं। जो कि एक होता है अच्छा, जैसे कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी बोला जाता है कि हमारे दो मन है, एक राक्षस मन होता है और एक मनुष्य मन होता है। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि दो वुल्फ हैं, और एक वुल्फ के अंदर एंगर है, एक के अंदर जेलसी है, एक के अंदर रिजेंटमेंट है, एक के अंदर ग्रीड है, वैनिटी है, सेल्फ पिटी है, इंफीरियोरिटी है, लाइज है, प्राइड है, नार्सिज्म है और ईगो है। और दूसरे ही वुल्फ के अंदर क्या है? जॉय है, सेटिस्फैक्शन है, लव है, होप है, कामनेस है, ह्यूमिलिटी है, काइंडनेस है, सिंपथी है, जेनरोसिटी है, ट्रूथ है, कंपैशन है। मतलब एक इवल वुल्फ है और एक गुड वुल्फ है ना। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा वुल्फ फाइट जब करता है तो कौन सा जीत जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि ग्रैंडसन पूछता है कि कौन सा वुल्फ जीतता है फाइट में। तो वो कहते हैं, फादर, ग्रैंडफादर कहते हैं, जिसको हम खाना खिलाते हैं तो वही जीतेगा। अब हम अगर नेगेटिव पार्ट को अपने, ऐसे ही हमारा ब्रेन है कि हमारा ब्रेन को हम नेगेटिव पार्ट को हम ज्यादा फीडिंग दे रहे हैं, कि हम हमेशा नेगेटिव सोच रहे हैं, हमेशा दुखी रह रहे हैं, हमेशा परेशान रह रहे हैं, तो क्या है, हमारा जो नेगेटिव वुल्फ है वो ऊपर चला जाएगा। और अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं, हर चीज में अच्छा ही देख रहे हैं, तो हमारा पॉजिटिव वुल्फ ऊपर चला जाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि कैसे होता है ये सब चीजें। वो उसके पीछे थियोरी बता रहे हैं कि कैसे क्या चीज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके बारे में ये डिटेलिंग में बता रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि जो मो गुडार्ड हैं वो बहुत ही बचपन से बहुत इंट्रोवर्ट रहे हैं। उन्हें अकेले रहना, अकेले पढ़ना, और बहुत नर्ड कहा जाता था उन्हें स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाकू टाइप के बच्चे थे, है ना। और हमेशा अपने में ही रहना पसंद था, बुक्स पढ़ना सारा टाइम, फिजिक्स पढ़ना, कंप्यूटर्स पढ़ना, मतलब वो सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते थे। और उन्हें जब लोगों से बात करते थे, है ना, लोगों से इंटरेक्ट करते थे, तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगता था, प्लस उनको कुछ
शर्म आती थी या घबराहट होती थी, वो लोगों से बहुत दूर रहते रहना चाहते थे। लेकिन कुछ उनके कुछ क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन उसके बाद भी उनको अच्छा लगता था कि वो सेम अपने अकेले कमरे में बैठे, अपने से बात करें और अपने से ही काम करें। उसके बाद उन्होंने जो भी था उनका जो वन टू वन कन्वर्सेशन, तब भी वो रिकॉल करते कि वो थोड़ा बहुत कर लेते थे, लेकिन मोस्टली टाइम उनका अकेले ही, मतलब बिग सर्कल तो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आते थे। अब लेकिन क्योंकि वो पब्लिक फिगर हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बुक लिखी, उसके बाद इनके पॉडकास्ट शोज हैं, तो उनको बहुत टाइम पब्लिक इवेंट्स में निकालना पड़ता है। वो इतने लोगों से रोज मिलते हैं, इतने कॉल्स को रोज देखते हैं, इतनी मेल्स चेक करते हैं, इतनी मेल्स का रिप्लाई करते हैं। तो धीरे धीरे वो कैसे एक्सट्रोवर्ट बने, उसके पीछे की वो स्टोरी बता रहे हैं कि उनके जो सोशल स्किल थे वो बिल्कुल नहीं अच्छे थे, लेकिन उन्होंने एक बार पता उनको जब चला, जब वो गूगल में थे, कि अगर हमें किसी कोई हमें कब लाइक करता है, जब कोई हमारा काम जब करता है, जब वो हमें लाइक करता है। और कोई हमें क्यों लाइक करेगा, जब हम उसके संग समय बिताएंगे, हम उसके संग बात करेंगे, उसके संग हमारी फ्रेंडशिप होगी। तो उनको ये बात बड़ी अजीब लगती है। उनको लगता है कि भाई हम अगर कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो कंप्यूटर वही हमें रिप्लाई करता है। तो ऐसे लोग क्यों नहीं है कि हम जिससे जैसा इंटरेक्ट कर रहे हैं वो वैसा ही हमें जवाब दे। ऐसा क्यों है कि वो तभी हमें अच्छा जवाब देगा जब वो हमें लाइक करता होगा। तो इस पर वो बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं। सब जगह से जितने भी बुक्स हो सकती हैं वो पढ़ते हैं कि कैसे ह्यूमन बीइंग को डील करना चाहिए, कैसे लोगों को डील करना चाहिए, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद ये करते करते जितने भी उनके उसमें जो उनकी जॉब थी उसमें जहां पर भी वेबिनार होते थे, या जहां पर लाइव कुछ कोचिंग्स होती थी जिसमें लोगों से डील करना सिखाया जाता है, वो फर्स्ट वन होते थे कि अटेंड करें जाकर, कि कैसे लोगों से डील किया जाए, क्योंकि उनको डील करना नहीं आता था लोगों को। उसके बाद उनको ये समझ में आया कि मैं किसी बड़े सेलिब्रिटी से या फिर कोई बहुत ही स्मार्ट लेडी से बात करने की जगह मैं कुछ ऐसे लोगों से बात करना शुरू करूं जिसको मेरी बात से ना, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मुझे जज नहीं करेगा। जैसे कि कोई शॉपकीपर है उससे बात कर ली मैंने, कोई एक ओल्ड लेडी है उससे बात कर ली, कोई कॉफी कैफे में जाकर मैंने किसी उसके वेटर से बात कर ली। तो वो ये शुरू करते हैं धीरे धीरे, ऐसे लोगों से धीरे धीरे इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं जो कि स्ट्रेंजर थे, जो कि जिनको वो जानते नहीं थे। और जब वो धीरे धीरे उनसे बात करते हैं, अपनी बात कहना सीखते हैं, जब उनको पता चलता है कि इंटरेक्शन कैसे होता है, तो धीरे धीरे उनकी एफिशिएंसी बढ़ने लगती है। और धीरे धीरे वो लोगों के संग मिंगल होने लगते हैं, और धीरे धीरे वो लोगों से बात भी करने लगते हैं, और उनकी जो स्पीकिंग स्किल, लोगों से इंटरेक्ट करने वाले स्किल बढ़ने लगते हैं, और वो अच्छा फील करने लगते हैं कि उन्हें अब इंटरेक्ट करना आ रहा है और लोगों के संग रहकर उनसे बात करना आ रहा है। और जो उनका जो शाय ब्रेन था वो अलग होने लगता है, और वो स्किल में माहिर होने लगते हैं कि कैसे लोगों से इंटरेक्ट किया जाए। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि अगर मेरा नेचर देखा जाए तो मुझे पसंद तो वही इंट्रोवर्ट नेचर है, कि अगर मुझे कहा जाए कि क्या कंफर्ट जोन है तुम्हारा, तो मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, जहाँ पे मैं अकेले ही अपनी बुक लेकर पढ़ा रहा हूँ या अपने साथ ही मैं अपने बारे में देखता रहूं। लेकिन क्योंकि मुझे था कि भाई मैं इस चीज को समझूं कि लोगों के संग इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने इस कंफर्ट जोन को, उनकी ये हैबिट थी, उनका ये तरीका था। अब आप सोचिए, हम कहते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ इंट्रोवर्ट, मैं तो ऐसा ही हूँ एक्सट्रोवर्ट। तो आपको ये देखिए कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में जरूरी क्या है। जरूरी, अगर उन्होंने देखा कि वो ऐसे फील्ड में है कि उनको जरूरी है लोगों से इंटरेक्ट करना और उन्हें नहीं आता है, तो उन्होंने वो सीखा, उन्होंने वो जाना कि कैसे किया, और उन्होंने किस तरह से उसको धीरे धीरे शुरुआत करी, और कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन किया कि वो नहीं, कि वो सीख जाएंगे तो धीरे धीरे। Anything that you practice repeatedly in bite-sized tasks over an extended period of time improves. It's just the way a brain operates. तो जो भी चीज हम धीरे 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 एक समय के साथ करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, तो हमारा माइंड वो सीख जाता है, और फिर वो चीज धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाती है, और फिर हम उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। जैसे कि मो ने अपनी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखे, जो पब्लिक इंटरेक्शन सीखा, जो कि उन्हें बहुत ही एक वियर्ड चीज लगती थी, और वियर्ड के साथ उन्हें जो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, और उन्होंने उसको जाना। How we learn. As I mentioned a couple of times before, your highly sophisticated brain is nothing more than a piece of meat. This makes your brain comparable to your muscle, at least with regard to one important rule. Remember, what you use tend to grow and what you don't shrink. तो वो बोल रहे हैं कि आप अपने ब्रेन को भी ना एक एक जो फ्लैश का पीस समझो, उसको ये समझो जैसे कि एक मसल है हमारे हाथ में, पैर में, जो भी मसल है इस तरह का ही ब्रेन है। अगर उससे काम नहीं लोगे, जैसे हमारी मसल्स, हम जब जिम में जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा करने से, उस एक्सरसाइज करने से, वेट उठाने से वो ग्रो करने लगती हैं, प्रोटीन लेने से ग्रो करने लगती हैं। वही ऐसे ही
ब्रेन है, अगर हम उसको जितना काम में लेंगे तो वो भी ग्रो करने लगता है। और अगर जितना काम हम चीजों से नहीं लेते हैं, अपनी बॉडी से भी नहीं लेते, अगर हम अपने हाथ को स्टिफ कर लेंगे, उससे काम नहीं लेंगे, उसे वर्क नहीं कराएंगे तो वो हाथ स्टिफ होने लगते हैं, पैर से ज्यादा वर्क नहीं करेंगे तो पैर स्टिफ होने लगते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं, ऐसी माइंड है, अगर हम माइंड का काम काम करना शुरू करते हैं, जैसे कि ओल्ड एज, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, जब हम यंग से एडल्ट होते हैं, एडल्ट से बड़े होते हैं, तो हमारे अंदर एक बिलीफ होता है कि अब हम बड़े हो रहे हैं तो हमारा ब्रेन कम काम कर रहा है। कई लोग बोलते हैं, अरे मैं अब बहुत भूलने लगा हूँ क्योंकि मैं बड़ा हो रहा हूँ, अरे मुझसे अब चला नहीं जाता क्योंकि मैं बड़ा हो रहा हूँ। उसने अपने माइंड को ये बता दिया कि आप बड़े हो रहे हो तो माइंड भी वैसा ही वर्क करने लगा है। लेकिन जो इन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रेन है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली वर्क करता है, कॉन्स्टेंटली ग्रो करता है। फॉर मोस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी दिस वाज बिलीव टू बी ट्रू। और पहले हमसे यही कहा जाता था कि हमारा ब्रेन है ना 20-30 साल तक ही बढ़ जाता है, उसके बाद तो वो ग्रो नहीं करता है। पर वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। जो अब रिसेंट जो स्टडीज हुई हैं उसमें ये बताया है कि आपके जो माइंड के जो सेल्स हैं वो भी कंटिन्यूस ग्रो करते रहते हैं। अगर आप उसको ग्रो कराते रहोगे, उस तरह से वर्क करते रहोगे, तो ये एंड तक भी ग्रो करते हैं, नए होते हैं, नई तरीके से बन जाते हैं। तो इसलिए आप ये कहना छोड़ें कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या बड़ा हो रहा हूँ तो मेरे इसलिए सब चीजों में ब्रेन के जो वर्किंग में कमी आ रही है क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ, इसलिए कुछ नहीं है। ये सब एक मिथ है, वो बोल रहे हैं। और ये जब तक हम हैं तब तक हमारा ब्रेन ग्रो कर रहा है। अब वो बोल रहे हैं, आई एक्सप्लेन सम सिंप्लीफाइड टेक्निकलिटीज बिफोर वी डाइव इनटू प्रैक्टिकल टूल यू कैन यूज। अब वो बोल रहे हैं कि एक प्रोसेस होती है न्यूरोजेनेसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच द सेल्स ऑफ अ नर्वस सिस्टम नोन एज न्यूरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टेम सेल। The development of new neurons continues during childhood in some region of the brain. This process helps us repair damaged part of our brain in case of an accident and continue to develop. Even as we age, we can continue to create more brain. This is good news. अब वो कह रहे हैं न्यूरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि न्यूरॉन्स बढ़ते हैं। कहाँ से बनते हैं? स्टेम सेल से बनते हैं। जब आप बच्चे होते हो तब से बन रहे होते हैं। जब कोई पार्ट आपका एक्सीडेंट से डैमेज हो जाता है तो फिर वो दूसरी जगह ग्रो होने लगते हैं, सेम दूसरी जगह बनने लगते हैं और वो बार बार बनते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक आप एज करते हो। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है, जो कि हम सोचते थे कि ब्रेन हमारा ग्रो नहीं करता है। और दूसरी और अच्छी न्यूज है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी क्या होती है? इज द फिजिक्स इज डिफाइंड एज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग इजिली शेप्ड और मोल्डेड। किसी भी चीज को दूसरी शेप में बदल देना, उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब न्यूरो इसमें ऐड कर दिया तो उसका मतलब है कि ब्रेन की एबिलिटी, जिससे कि हम न्यू चीज परफॉर्म कर सकें और बेटर टास्क हो जाए। तो हर इंसान में वो काबिलियत है कि वो अपने ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी कर सके, मतलब नई तरीके से उसे बना सके। The day I first read about neuroplasticity was a happy day for me. As a self development junkie, it felt good to know that I can continue to invest in myself, learn, develop, and improve regardless of age of my brain. I believe that it is my life purpose to become the most possible version of myself, and I am now where near yet there yet, so I need lots of neuroplasticity to keep moving forward. अब वो बोल रहे हैं कि जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी कंटिन्यूअस लर्न करते रहना चाहिए, अपने ब्रेन को ग्रो करते रहना चाहिए और नए स्किल्स सीखते रहना चाहिए। अब वो बोल रहे हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे लोगों को हैप्पी करना, जो मेरा एक जो मैंने एक प्रण लिया हुआ है कि मैं लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस पहुंचाऊं, तो वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। और ये भी न्यूरोप्लास्टिसिटी से हम हासिल कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक गिटार बजाता है, जो कि जिमी हर्डिक्स हैं, हेंड्रिक्स हैं, जो कि बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। जो स्विमर है माइकल फेल्प, और जो फिजिसिस्ट हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो उन्होंने क्या किया, इन चीजों पर इतनी प्रैक्टिस करी तो वो इसमें इन्होंने उसमें महारत हासिल की। ऐसे ही अगर हम हैप्पीनेस पर भी वर्क करेंगे तो हम उसमें भी महारत महारत हासिल कर लेंगे। अब वो बोल रहे हैं कि जो हमारा ब्रेन है उसके तीन प्रोसेस होते हैं। एक तो केमिकल सिग्नलिंग होता है, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल चेंज, और तीसरा होता है फंक्शनल चेंज। फर्स्ट केमिकल, दूसरा स्ट्रक्चरल, और तीसरा फंक्शनल चेंजेस होते हैं। और वो बोल रहे हैं कि ये हमारे रीशेप करते हैं हमारे ब्रेन को। अब वो बोलते हैं कि मेमोरीज कैसे बनती हैं, मेमोरीज कैसे हमारे लाइफ में आती हैं। वो बोल रहे हैं कि एक बार वो एक कुछ पॉडकास्ट करते हैं जिसमें हैप्पीनेस के बारे में बोल रहे होते हैं, और वो उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि अ, कई बार वो परेशान हो रहे होते हैं, कई बार वो दुखी हो रहे होते हैं, और उसके कारण वो
कुछ उनका ब्रेन में फॉग हो रहा होता है और वो जाकर एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। और तभी उनको, उनकी जो बेटे हैं, जो अली, जो एक्सपायर कर गए थे यंग एज में, उनको लगा कि वो उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक गाना सुना। और उस गाने के दौरान उनको लगा कि ये जो गाना है मेरे बेटे ने मुझे कम्युनिकेट किया है, जो चाहता है कि मैं इसको सुनूं और फिर कुछ समझूं। वो गाने का नाम था लाइफ इज ब्यूटीफुल बाय 6 AM। ये आप सॉन्ग जाकर सुनिए, जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल सॉन्ग है, जिसकी लाइंस बहुत इंस्पायरिंग है। तो वो जब इस सॉन्ग को बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो उस सॉन्ग से उनकी कई मेमोरीज रिवोक करती हैं, कई मेमोरीज उनके लाइफ में बार बार आती हैं, जिससे वो, हम उस मेमोरी में चले जाते हैं। जब भी जैसे हम कोई गाना सुना तो हम किसी मेमोरी में चले जाते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने इस समय ये गाना सुना था, तो हम उसी जगह पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि मेमोरी कैसे बनी, कि जब उन्होंने वो गाना सुना, कम से कम उसको 20 बार सुना वहीं पर, है ना, उस चेयर पर सुना। जो उसकी चेयर थी थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, है ना, वहां पर एक और चेयर रखी हुई थी, फिर वहां पर उस जगह पर कॉफी की स्मेल आ रही थी। वहां पर उनको बहुत रोना आ रहा था उस गाने को सुन सुन के, उनको अपने बच्चे की याद आ रही थी। उसके बाद उनको ये लग रहा था कि कुछ चीज अच्छी नहीं है। फिर उनको बार बार ये भी लग रहा था कि मेरा बेटा मुझे कुछ कहना चाह रहा है ना। उसके बाद आई, इन माई हार्ट आई अंडरस्टूड दिस सेंटेंस, टू मीन डोंट लेट मी माई डेथ बी अ रीजन फॉर सैडनेस एंड बिकम ऑफ माई लव फॉर हिम। और उनको ऐसा लग रहा था, उनका बेटा बार बार कह रहा है कि आप दुखी मत होइए, आप हैप्पीनेस स्प्रेड करिए, जो कि मैं चाहता था। तो इतनी सारी मेमोरी, जब भी अब वो गाना सुनते हैं तो उनकी वो ही मेमोरी इन्वोक होती है। उनको रोना आता है, उनको अपने बेटे की याद आती है, उनको वो कॉफी की स्मेल आती है, उनको वो चेयर याद आती है, उनको वो जो ब्लू कलर का एनवायरनमेंट था वो याद आता है। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन है कि वो उस हमारे को पिक्चर्स के द्वारा हमें बताता है कि एक्चुअल में वो मेमोरी पर हम कैसे जाते हैं। वो हमारी पिक्चर्स सामने आने लगती हैं और वो हम रिकॉल करने लगते हैं और वो मेमोरी बन जाता है। कोई चीज से ट्रिगर होती है, कोई चीज से ट्रिगर होकर वो हमें मेमोरी में या फिट हो जाती है। देयर आई वॉज विद न्यूरॉन इन माई ब्रेन फायरिंग एज दे सेंस द अनकंफर्टेबल प्रेशर ऑफ द टू चेयर्स ऑन माई बॉडी। अदर न्यूरॉन फायर, अब हर हर जो मेमोरी थी उसका एक न्यूरॉन, जो हमारा पैटर्न होता है ब्रेन में, जैसे ब्रेन में जैसे पैटर्न है, ये लाइंस हैं, लाइंस हैं, लाइंस हैं, और बीच में न्यूरॉन्स होते हैं। तो हर न्यूरॉन क्या कर रहा है, उसको एक एक अलग अलग न्यूरॉन अलग अलग मेमोरी दे रहा है, और फिर जब वो सब जुड़ गए तो उनको एक पर्टिकुलर मेमोरी बन जाती है, जो कि उस सब चीज से रिलेट कर रही है, जो चीज वो उनके दिमाग में आ रही है। कौन सी दिमाग में आ रही है, जब वो गाना सुन रहे हैं तो वो अलग अलग तरह की जो उनको उनकी याद है वो सब मिलके एक संग आ जा रही है। अब वो बोल रहे हैं कि आपसे बोल रहे हैं लाइफ इज ब्यूटीफुल, और आप इस गाने को जाकर सुने, देखें कि कैसा लगता है इस गाने को सुनकर। वो कह रहे हैं कि मेरा जो ब्रेन है वो मास्टर है मेमोरी का, और जब भी वो इस गाने को सुनते हैं तभी वो चेयर्स याद आती हैं, तभी वो कॉफी की स्मेल याद आती है, तभी उनको वो लिरिक्स याद आते हैं, और तभी उनको रोना भी आने लगता है, और वो पुरानी उसी टाइम में चले जाते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे वो मेमोरी बनी है, ऐसे ही हमारे स्किल्स बनते हैं। जो भी चीज हम नई याद करते हैं, या जो चीज नई समझना चाहते हैं, कोई भी चीज लाइफ में, अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं तो हम कोर्स को किस तरह से करेंगे, वो क्या नया स्किल है, कोई हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई हम गेम सीख रहे हैं, कोई हम स्विमिंग, बास्केटबॉल, कोई भी नई तरह का स्पोर्ट्स वो जो सीख रहे हैं, तो नई चीज सीखने में जो हमारा कुछ स्किल चाहिए होता है, ऐसे ही कैसे डेवलप होता है, जैसे हमारी एक मेमोरी डेवलप होती है। तो वो बोलते हैं कि वो किससे हुआ, प्रैक्टिस से हुआ। जब उन्होंने उस मेमोरी को कैसे इन्वोक किया, कैसे, क्योंकि उन्होंने 20 बार सुना, उसी जगह पर सुना, बार बार वो सुना, बार बार उस मेमोरी में गए, बार बार गए, बार बार गए, बार बार विजुअलाइज किया, तो वो उनकी मेमोरी में छप गया। ऐसे ही वो कहते हैं कि, अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वीडियो गेम का, कि उनका बेटा अली और वो एक गेम खेलते थे, जो फाइटिंग गेम था टेकन। और वो हमेशा, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं गुड फादर नहीं था पहले, जब भी मैं अली के संग खेलता था तो मुझे लगता था मुझे जीतना चाहिए, जबकि जब भी हम बच्चों के संग खेलते हैं, आपने देखा होगा, यूजुअली पेरेंट्स बच्चों को जिता देते हैं, खुद हार जाते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। वो कहते हैं कि आई वॉज नॉट अ गुड फादर, जो मैंने अब रियलाइज किया, और मैं हमेशा अली को हरा देता था। फिर एक दिन क्या होता है कि मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो अली कहता है पापा चलो गेम खेलते हैं, तो मैंने उसके संग गेम खेला और अली ने मुझे हरा दिया। तब मैंने अली से पूछा कि आज तुमने मुझे कैसे हरा दिया, तो अली बोलता है कि मैंने उसको प्रैक्टिस किया, गेम को 4.5 घंटे में प्रैक्टिस करता हूँ डेली, और फिर उसने जाकर अपने फादर को हराना सीख लिया। तो वो बोलते हैं ये चीज होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आपने प्रैक्टिस करके उसी चीज को, अपने दिमाग को चेंज कर लिया और उसमें महारत हासिल कर ली, उस चीज में एफिशिएंसी हासिल कर ली, वो होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कि आप एंड में सीख जाते हो। जैसे कि जब आप एक कार ड्राइविंग सीख रहे हो, तो फर्स्ट आपको जब गियर, आप कार को
चालू करते हो तो कैसे क्लच को छोड़ना है और गियर को धीरे धीरे लेना है, तो वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बहुत बड़ा एक डर लगता है, आपकी बार बार गाड़ी बंद होती है, फिर धीरे धीरे आप जब उसमें चलाने लगते हो तो एक दिन ऐसा आता है कि आप जब चला रहे हो, बातें भी कर रहे हो, म्यूजिक भी सुन रहे हो, और आपके पैर हाथ कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं, और आप उसमें एकदम एक्सेल हासिल कर लेते हो। ऐसे ही है कुछ भी छोटी चीजें, जब आप मोबाइल हमारे लाइफ में आया था तो हमें उसके सारे एप्स में उसमें जाने में बड़ा दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे अब पता ही नहीं चलता है। टाइपिंग टाइपिंग देखा होगा आपने, जब हम टाइपिंग करते हैं अपने फोन में, तो जब स्टार्टिंग में जब हमने टाइपिंग शुरू करी तो हम देखते थे ये लेटर करे ये लेटर, आज पता ही नहीं चलता, फटाफट फटाफट टाइपिंग होती है और पता नहीं चलता। तो ये क्या है कि हमने किसी भी चीज में प्रैक्टिस करी और हमारे ब्रेन में उसको अ, अपने समझा और उसको उन चीजों से जोड़ दिया, और वो उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अभी और हम उसको डिटेल में जानेंगे। अभी उन्होंने एक स्विच बोर्ड का एग्जाम्पल लिया है कि स्विच बोर्ड से वो समझा रहे हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे होती है। अब वो जैसे हमारे 1960 90s में होते थे कि फोन कॉल आया, हमने ऑपरेटर को, पहले हमारे पास डायरेक्ट तो लिंकिंग थी नहीं, हम ऑपरेटर को फोन करते थे कि भाई हमें जाकर हमें इससे बात करनी है। तो ऑपरेटर क्या करता था कि वहां का जो मेरा वाला जो तार है वो लेकर उस वाले तार में जोड़ देता था। फिर उसने दूसरे, फिर मैंने कहा नहीं, अब मुझे ए फ्रेंड से मैंने जोड़ दिया, फिर अब मुझे लगा बी फ्रेंड से जोड़ दो, तो बी फ्रेंड यहाँ है, बी फ्रेंड से जोड़ दिया, सी डी ई रिलेटिव सबसे वो मुझे ऐसे जोड़ता रहता था। अब वो बोलते हैं कि अगर आपको ए फ्रेंड को ही बार बार मिलाना है, डा 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 डा, बार बार जोड़ा बार बार जोड़ा बार बार जोड़ा, तो बार बार जोड़ने से क्या हुआ कि अगर मैं एक ही चीज को बार बार जोड़ूंगा तो वो जो ऑपरेटर है उसके लिए बहुत ईजी होगा, फटाफट ज्वाइन कर लिया। बाकी लोगों से कनेक्ट करना आपको थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पर आपको अगर ज्वाइन करना है तो फटाफट होगा। तो ये ऐसे ही हमारे ब्रेन में होता है कि जिस चीज की हम प्रैक्टिस बार बार करते हैं, वो चीज बार बार हमारी लाइफ हमारे ब्रेन से जुड़ने लगती है। और उसमें से सम ऑफ द वेल नोन न्यूरो और उसमें से सेरोटोनिन, जो कि हमारा स्लीप रेगुलेटर है, मूड रेगुलेटर होता है, हमारा जो ईटिंग रेगुलेटर होता है डोपामिन, और हमारा जो पेन रिलीफर होता है वो एंडोर्फिन, ये सब सिक्रीट होने लगते हैं इन सब चीजों से, और हर चीज हमारे केमिकल वर्क कर रहे होते हैं और हम जल्दी जल्दी हमारे ये जो न्यूरॉन्स हैं वो करेक्ट कनेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे कि एक फोन जब कनेक्शन होता है उस तरह से ही वो हमारे ब्रेन में बता रहे हैं कि ब्रेन में ऐसे, जैसे यहाँ पर हमने तारों से कनेक्शन किया, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं, और उसके बीच में जो कनेक्शन होता है उसे सिनेप्सिस कहते हैं, कि जितना जल्दी वो पकड़ लेता है हमारे ब्रेन को, वो स्नैप, दो चीजें एक संग हो जाती हैं और स्नैप्सिस हो जाती है। नाउ पिक्चर दिस, इफ यू आर कॉलिंग द ऑपरेटर एंड आस्किंग टू कनेक्ट द सेम पर्सन ओवर एंड ओवर, द ऑपरेटर वुड बिकम वेरी गुड एट पैचिंग दैट कॉल। शी माइट इवन keep the patch wire in the place just to push it establish the connection when you call। और जैसे ही मैंने बोला ना कि ए से ही मुझे बार बार कनेक्ट करना है, तो उसने तार को यहीं रखा है, वो फटाफट से लगा देगी। अगर आपने बी को बोला, क्योंकि वो ए को आप बार बार कनेक्ट कर रहे हो तो उसका फटाफट हो गया, और बी को फिर उसका धीरे धीरे ले गई, टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको जिस चीज की प्रैक्टिस कर ली उसमें फटाफट होएगा, जिस चीज की नहीं करी वो नहीं होगा। This to happen inside your head when you turn and learn a few sequence of the notes of the guitar or the choreograph your action to shoot a few aliens in a specific order while playing a video game, you will notice that every time you repeat the sequence it feels that tiny bit easier than time। तो जो भी चीज आप प्रैक्टिस करते हो, वो कह रहे हैं चाहे वीडियो गेम खेलते हो, खेलने की प्रैक्टिस है, चाहे गिटार की, चाहे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की, चाहे कोई लैंग्वेज की, जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका वो जो न्यूरॉन है, जो स्नैप्सिस है, वो स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक एक पगडंडी है, एक बड़ा सा ग्रास लैंड है, तो आपको उस जो ग्रासलैंड है उसकी रोड जाने की चारों तरफ से। अब आपने सोचा मैं बीच में से जाता हूँ, बीच में से चला जाता हूँ उस ग्रासलैंड में, आपने जाना शुरू किया तो जो ग्रास है वो टूटना शुरू होगी, फिर वो एक छोटी सी पगडंडी बनेगी, फिर पगडंडी से आपके चलने से वो बड़ी सी ग्रास की वो पगडंडी बन जाएगी आपके पैदल चलने से, और वो वहां की ग्रास मर जाएगी और धीरे धीरे वो पूरा एक रास्ता बन जाएगा, और एंड में जब और लोगों को जाना होगा तो आपने वो रास्ता बनाया, वो और लोग उस रास्ते से चले जाएंगे। ऐसे ही हमारे ब्रेन में कि वो नया न्यूरो पैटर्न जब बन रहा होता है तो आपको टाइम लगता है, जब आपने बार बार उस पर गए, बार बार उस पर गए, फिर वो एक रास्ता बन जाता है और फिर आप वो चीज सीख जाते हो। दिस केमिकल सिग्नलिंग इफेक्ट however may not last to the next day, for that to take place you need structural changes, this is where the real magic start to happen। let's see how this work, imagine if you happen to be, अब वो बोल रहे हैं कि अगर, अब हम आगे, ये हमारा सब क्या था, स्ट्रक्चरल चेंज अब हम सीखेंगे। उसमें वो बोल रहे हैं कि अब देखते हैं कि अगर आप रूजवेल्ट हैं तो आप किसी मतलब यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं, और आपको कुछ ही लोगों से आप बात करते हो, तो आपकी जो जो फोन कॉलर है जो कि
कनेक्ट करती है, उसको पता है कि इससे करना है, इससे करना है, इससे करना है. That too is the phone company would have kept your phone hardwired to the phone of those you need to speak. That too, it what your brain does. If two neurons repeatedly fire together, structural changes take place to establish more permanent connection between them. This process of hardwiring separate parts of the brain changes its very design, almost as if you are upgrading a computer system while it in the middle of a complex calculation to build something that is better suited to solve the present problem. As a neuroscientist, Bob Hebb puts in neuron that fire together, wire together. Fire together, wire together मतलब आपने एक ही चीज को बार बार की, तो वो जो न्यूरॉन और वो फायर हो गया, मतलब फायर निकली दो न्यूरॉन में और वो जुड़ गए. ऐसे ही आपने दूसरी जगह गए, वो चीज बार बार की, जुड़ गए, फिर सब चीज एक संग होके मिलके आपका एक नया जो पैटर्न है वो बन गया और नई चीज आपको नया स्किल आ गया. We create new thinking pattern every time we think. Those patterns are strengthened in very wiring of our brain. As a result, future thinking using the new wiring become easier and most effective to use. The structural design are not only strengthens certain connection, it also prunes an unused one. Each neuron at birth has the potential to connect through synapses to 5,000 other neurons. When some of those connections are often used, अदर कनेक्शन फेड एंड डिसअपियर. और वो बोल रहे हैं कि जो कनेक्शन की जरूरत नहीं है उसको प्रून कर दिया जाता है, जैसे कि खुरपी से हम अपने प्लांट को जो हमारा गमले की या जमीन पर हम खुरपी से चीजों को हटाते हैं, उसकी जो प्रूनिंग करते हैं, उस तरह से ही हमारा जो दिमाग है वो जो अनयूज चीजें हैं उनको भी धीरे धीरे जब हम फेड मेमोरी कहते हैं हमारी फेड हो रही है तो वो चीजों को हटा देता है. वो जो वो वाले न्यूरॉन का जो सिनेप्सेस है उन्हें लूज कर देता है, उन चीजों को हटा देता है, और जो चीज नई सीख रहे होते हैं उनके बहुत मजबूत कर देता है, या जिसकी चीज की हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिस चीज को हम बार बार देख रहे होते हैं, बार बार रिकॉल कर रहे होते हैं, उस चीज को वो कनेक्ट कर देता है. जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास 5,000 न्यूरॉन्स होते हैं जिसके वो कनेक्शन करता है. वो आता है, उसे कुछ नहीं पता है, उसे कोई चीज नहीं पता है, वो लैंग्वेज सीख रहा है, उसका एक कनेक्शन हुआ, वो पढ़ाई सीख रहा है, वो उसका कनेक्शन हुआ, वो लोगों के एक्सप्रेशन देख रहा है, सब चीजें देख रहा है, तो उसके कितने सारे नई नई चीजों के कनेक्शन हो रहे होते हैं. तो गूगल डिड व्हेन दे ऐसे ही गूगल ने किया कि उन्होंने भी अपना इस तरह से ही सिनेप्सिस करके अपना सारा चीज सिस्टम बनाया. Over the time, the structural changes taking place in our brain accumulate. As a result, part of our brain become much stronger than other part completely disappear. As I mentioned before, what we use tend to grow and what we don't shrink. तो उन्होंने बोला जो भी चीज हम अपनी लाइफ में जिस चीज को भी सीख रहे हैं, नई स्किल्स हैं, चाहे हम नई चीज बातें हैं, नए तरीके हैं, वो हमें ज्यादा याद रहते हैं, और जो पुरानी चीजें जो जिनको हम यूज में नहीं ले रहे हैं वो खत्म हो जाती हैं, वो श्रिंक हो जाती हैं. जैसे हमारे ब्रेन यही करता है, इसी काम पर काम करता है कि जो चीज हम यूज नहीं करते हैं ब्रेन की, वो चीज कम होती जाती है. फर्स्ट केमिकल सिग्नलिंग मेक्स अस बेटर एट अ टास्क देन स्ट्रक्चरल. पहले क्या करता है हमारा जो केमिकल सिग्नलिंग मेक्स अस बेटर एट द टास्क, देन स्ट्रक्चरल चेंज मेक्स मोर दोज इम्प्रूवमेंट परमानेंट, देन अ ब्रिलियंट ब्रेन takes one further step to optimize the function it is expected to perform. The next layer of learning is known as the functional change. तो हमारे क्या हुआ, कौन कौन से चेंज हो गए हमारे. पहले हमारा आया कि स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, है ना, और केमिकल हुआ, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल हुआ, फिर उसके बाद फंक्शनल हुआ जब हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं. जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे पहले मैं बचपन में बहुत साइकिल चलाती थी, तो बहुत अच्छा उस पर पकड़ थी. उसके बाद हमने स्कूटर सीखा, फिर कार सीखी. तो अगर मैं साइकिल चलाना आती है, बहुत अच्छी तरह से आती है, लेकिन क्योंकि उसकी प्रैक्टिस छूट गई है, तो अभी मैंने अगर एक दिन साइकिल चलाई तो मुझे डर लगा, है ना, मुझे लगा कि नहीं मैं शायद गिर जाऊंगी. फिर मैंने थोड़ा उसको और चलाया, तो ठीक है मैं उसको चला रही हूँ, क्योंकि आप एक बार साइकिल, स्विमिंग, स्केटिंग ये भूलते नहीं है कभी भी जब आप सीख लेते हो. लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, क्योंकि वो वाले जो तार थे वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गए. जैसे ये बता रहे हैं कि जो चीज आपने करी नहीं वो कहीं ना कहीं लूज होने लगती है, श्रिंक होने लगती है. तो अभी इस समय क्योंकि मैं स्कूटर चलाती हूँ, इस समय कार चलाते हैं, तो कार का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई, क्योंकि आपने उसी चीज को प्रैक्टिस किया. तो इस तरह से ही हमारा होता है, जो चीज हम छोड़ देते हैं वो पार्ट श्रिंक हो जाता है, और जो करते रहते हैं प्रैक्टिस वो पार्ट बढ़िया होता जाता है. Neurons constantly get repurposed to perform function other than those they are originally intended to perform. Functions that the brain deems a higher priority and hence allocate more resources to. This is easily observable during the process of recovery after accident. अब वो बोल रहे हैं कि जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो
आपने कई बार देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसका उसका हाथ नहीं चल रहा है ना, उसको पैरालिसिस हो गया थोड़ा टाइम के लिए। थोड़ा टाइम के लिए क्यों हुआ? क्योंकि कोई पार्ट ब्रेन का डैमेज हो गया, और फिर उसने धीरे धीरे फिजियोथेरेपी हुई, उसकी सारी थेरेपीज जब चली, उसका सारा टाइम लगा, उसकी मेडिसिन चली, तो धीरे 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 वो रिकवर कर जाता है, उसका हाथ भी चलने लगता है, उसका पैर भी चलने लगता है, और कभी कभी गोली लड़खड़ा जाती है, वो भी ठीक हो जाती है। वो क्यों हुआ, कैसे होता है? ब्रेन में क्या होता है, वो पार्ट बंद हो जाता है लेकिन दूसरे पार्ट पर न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाती है, दूसरे वायर फायर करने लगते हैं, न्यूरॉन्स फायर करने लगते हैं, सिनेप्सिस होने लगता है, और वो पूरी तरह से सही हो जाता है। ऐसे ही वो ये बोल रहे हैं कि ये जो जो रिकवर्ड जो पार्ट होता है, उस over the time as the patient recovers, different region of the brain starts to assume the original responsibility of the damaged part, thus gradually regaining movement without recovering any of the lost cell. This is also true for the way our cells are repurposed, and we need more cell to focus on certain function. Braille readers, for example, have larger hand motor control area on the right side of the brain, and London cab driver have larger area on their brain dedicated to spatial memory. अब वो बोल रहे हैं जो जो काम कर रहा है ना, उसका वो एरिया डेवलप होने लगता है। जैसे कि हमारा वो पार्ट खराब हो गया जिसमें पैरालिसिस वाले, जो वो वाला पार्ट डैमेज हो गया, जो पहले कंट्रोल करता था हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, अब दूसरा पार्ट करने लगा। ऐसे ही वो बोलते हैं जो ब्रेल पढ़ते हैं, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, वो ब्रेल रीडिंग करते हैं, जो उनके डॉट से उनकी बुक्स होती हैं जिसको वो पढ़ते हैं, तो उनका क्या होता है, उनके हैंड जो स्किल्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो उनका जो हैंड वाला पार्ट है ब्रेन का वो बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे ही जो लंदन के कैब ड्राइवर है, क्योंकि उन्हें इतनी सारी जगहों के बारे में पता होना चाहिए, तो उनका जो ब्रेन का स्पेशल मेमोरी वाला पार्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो जिस चीज का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं ब्रेन का, वो पार्ट हमारा स्ट्रांग हो रहा होता है। देयर ब्रेन नीड टू डेडिकेट मोर रिसोर्सेज to those functions that they perform thousands of times every day for years. Put it all together, you find that your brain right now is different from when you started reading this book with. अब वो बोल रहे हैं जैसे कि आपने मेरी बुक जब पढ़ना शुरू किया तो आपका ब्रेन डिफरेंट था, आपको इतनी सारी चीजें पता चली, तो आपका ब्रेन डिफरेंट हो गया। इट विल बी डिफरेंट अगेन बाय द एंड ऑफ द पेज, और जैसे ही आप जब और इस चैप्टर को पढ़ेंगे पूरा, जब बुक की एंड करेंगे, तो आपका पार्ट जो ब्रेन का, उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और डिफरेंट हो जाएगा। It will have a different wiring between its different cells and may even have reassigned some of its cell to new function. Fascinating. और वो बोल रहे हैं कि फिर आपके जो सेल्स होंगे ब्रेन के, उसने नया फंक्शन आपके ब्रेन को देना शुरू कर दिया होगा। है ना ये इंटरेस्टिंग? तो आज का चैप्टर हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और डिस्कस करते हैं